हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई पिछला कंसेप्ट हमने स्टडी किया कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन के बारे में, जिसमें सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन का कंसेप्ट हमने स्टडी किया। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, और अगला कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा भाई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर रहती है। तो उसके लिए यहाँ पर हम दो मेटेलिक प्लेट लेकर चल रहे हैं जिन पर इनिशियली कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ इसको एक रेगुलर इंटरवल में वहाँ पर क्या किया जाता है भाई, चार्ज सप्लाई किया जाता है। जैसे जैसे इस पर चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, और कैसा चार्ज सप्लाई किया जा रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज इसको सप्लाई किया जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जा रहा है। पीछे आपने कंसेप्ट पढ़ा था, जैसे जैसे किसी कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी भाई, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वहीं से तो कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आया था, Q इज इक्वल टू CV, जो रिलेशनशिप वहाँ पर बना था। तो यहाँ पर जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या होती चली जाएगी भाई, इंक्रीज होती चली जाएगी। पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल कम है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इनके बीच में क्या हो गया, दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा हमें इस मेटेलिक प्लेट को चार्ज सप्लाई करने में। तो वो जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर, वो एक एनर्जी के रूप में इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी बोली जाएगी भाई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो उसका रिजल्ट हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वो केस देखिए भाई। मान लीजिए किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर इस प्लेट पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी लेकर चल रहे हैं भाई, Q। चार्ज की वैल्यू Q लेकर चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में सीधी सी बात है, कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लाई कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू CV। तो उसके बेस पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। V की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, Q/C। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, V आ गई। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, इसके बेस पर अब कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए जिस स्टेज पर यहाँ पर चार्ज की वैल्यू Q थी, उसके बाद हमने मान लीजिए DQ अमाउंट ऑफ स्मॉल चार्ज इसको सप्लाई किया, तो उस स्मॉल चार्ज की सप्लाई के कारण जो वर्क परफॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को DW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW किसके इक्वल आ जाएगा भाई, V इंटू DQ। भाई V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, V इंटू Q। तो उसके बेस पर V की वैल्यू आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, Q/C इंटू DQ। अब ये तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कब है, जब इस मेटेरियल प्लेट को कितना चार्ज सप्लाई किया भाई, DQ चार्ज सप्लाई किया। अब जब एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये प्लेट फुल्ली चार्ज हो जाएगी, तो उस फुल्ली चार्ज पोजीशन पर कितना वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, वो रिज़ल्ट निकालने के लिए हम इस वर्क डन की वैल्यू को क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई के लिए हमने वैल्यू ली थी, तो यहाँ पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो उसके बेस पर DW की वैल्यू तो W आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए भाई 1/C तो बाहर ले लिया, और अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया भाई, Q/DQ। अब यहाँ पर देखिए, अब इनिशियली तो वो क्या था, ये मेटेरियल प्लेट क्या थी, अनचार्ज थी, तो इनिशियल चार्ज तो क्या ले लिया हमने, 0। और फाइनल चार्ज मान लीजिए एक्वायर ओके, फाइनल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q। तो इसके बेस पर देखिए
अब यहाँ पर 1/c क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन आपने जब पढ़ा है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x² लेते हैं, तो वही क्यू डी क्यू का क्या हो जाएगा भाई, Q² और यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का केस लग जाएगा 0 से कैपिटल Q, तो ये आ जाएगा भाई 1/c, ये 2 बाहर निकाल लेंगे और अंदर बच जाएगा भाई Q² - 0, तो ये क्या आ जाएगा भाई Q², तो इट विल बी हाफ ऑफ Q²/c। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई, वर्क डन की वैल्यू आ गई, एक तरह से आपके पास एनर्जी स्टोर की वैल्यू आ गई। एनर्जी स्टोर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं भाई, U से, तो ये जो W का रिज़ल्ट आया ये एक तरह से हमारे पास किसका रिज़ल्ट आ गया, एनर्जी स्टोर्ड का, तो U की वैल्यू आपके पास आ गई हाफ ऑफ Q²/c। ये तो एनर्जी का रिज़ल्ट आ गया भाई किसकी टर्म के रूप में, चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म के रूप में। 2 फार्मूले इसी फार्मूले से और डराइव करेंगे हम, जिसमें एक फार्मूला रिलेट करेगा एनर्जी को किसकी टर्म के रूप में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रूप में, और एक फार्मूला रिलेट करेगा चार्ज और पोटेंशियल के रूप में। तो वो दोनों फार्मूले यहीं से आ जाएंगे। किस तरह से आपने पढ़ा हुआ है, हाफ ऑफ क्यू को Q = C भी कंसेप्ट ये पढ़ा है, तो उसके बेस पर यहाँ पर Q² को C² V² लिखा जा सकता है। नीचे C आ रहा है, एक C से C कैंसिल, तो बताइए एनर्जी का रिज़ल्ट कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म के रूप में आ गया नहीं आ गया। और एक रिलेशनशिप अब यहाँ पर किसके रूप में लेंगे, देखो चार्ज और कैपेसिटेंस के रूप में आ गया, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रूप में आ गया। अब चार्ज और पोटेंशियल के रूप में निकालने के लिए कैपेसिटेंस को एलिमिनेट कर देंगे, तो तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ C की जगह पर लिखा जा सकता है भाई Q/V, और यहाँ पर क्या है V², एक V से एक V कैंसिल, तो यह आ जाएगा हाफ QV। तो एनर्जी स्टोर्ड के 3 फार्मूले हमारे पास आ गए भाई, कौन कौन से, हाफ ऑफ Q²/c, हाफ ऑफ CV² और हाफ ऑफ Q/V। ये तीनों फार्मूले आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन फार्मूलों पर बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसके बाद देखिए भाई, हम अब निकालेंगे किस चीज़ की वैल्यू, यहाँ पर अगर कई कैपेसिटर्स को यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाए तो जो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू होगी उसका क्या रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा। तो आपने अभी अभी फार्मूला यहाँ पर U का पढ़ा है, इसके इक्वल हाफ ऑफ Q²/c। तो मान लीजिए कई कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट कर रखे हैं। अब सीरीज़ में कनेक्ट कर रखे हैं तो आपने सीरीज़ में पढ़ा था, सीरीज़ कम्बिनेशन में 1/CS 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये रिलेशनशिप। अब मान लीजिए कई कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं जिनके कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 C2 C3 दे रखी है, और वो सीरीज़ में कनेक्ट कर रखे हैं, तो वहाँ पर जो कम्बिनेशन से जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो सीधी सी बात है, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास हाफ ऑफ Q²/c S लिख सकते हैं, वेयर S स्टैंड फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन। Q की वैल्यू आप जानते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये तो हो गई भी लेफ्ट हैंड साइड की बात। अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो C1 के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू होगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ Q²/C1, हाफ ऑफ Q²/C2 और हाफ ऑफ Q²/C3। बेसिक फार्मूला हमारे पास यही तो था। अब यहाँ पर देखिए Q² Q की वैल्यू देखो, अब अगर ये इंडिविजुअल एनर्जी की वैल्यू आ गई कैपेसिटर C1 के अक्रॉस, ये इंडिविजुअल एनर्जी की वैल्यू आ गई कैपेसिटर C2 के अक्रॉस, और ये इंडिविजुअल एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास कैपेसिटर C3 के अक्रॉस। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं U = U1 + U2 + U3। जो टोटल एनर्जी है अक्रॉस कम्बिनेशन वो किसका सम आ गई,
सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। जो इंडिविजुअल कैपेसिटर थे उनमें जो इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड थी उनके सम के इक्वल किसकी वैल्यू आ गई, जो कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी का रिजल्ट हमारे पास है यहाँ पर आया है। इसी तरह से आप कंसेप्ट ले सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप दूसरा फार्मूला लेकर चलेंगे, कौन सा, हाफ CV²। अब पैरेलल में हम C को CP से रिप्लेस करते हैं, तो मान लीजिए कंबाइंड जो हमारे पास कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी आई वो कितनी आई, हाफ ऑफ CPV², फिर P इज़ रेफर्ड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको ये तो कंबाइंड इफेक्ट में एनर्जी की वैल्यू आ गई। अगर इंडिविजुअल वैल्यू लेकर चलें तो U1 का रिजल्ट आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्या आ जाएगा C1V², U2 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ ऑफ C2V², U3 आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ C3V²। अब आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं, देखो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, सेम है आ रही है। आपने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम है रहती है। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ से जो कंबाइंड इफेक्ट से जो एनर्जी की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आएगी, इनके इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल। तो यहाँ से U की वैल्यू यहाँ से भी किसके इक्वल आ जाएगी भाई, U1 + U2 + U3। क्यों, क्योंकि CP हमारे पास किसके इक्वल होता है, CP की वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई, C1 + C2 + C3, यही तो होती है। तो उसके बेस पर यहाँ से CP को जब C1 + C2 + C3 लेंगे और V वहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो इन सब का सम और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। उसके बेस पर U हमारे पास U1 + U2 + U3 के इक्वल आ जाएगा। तो वो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि कैपेसिटर चाहे सीरीज़ में कनेक्ट करवा रखे हों चाहे पैरेलल में कनेक्ट करवा रखे हों, उनके कम्बिनेशन से जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू आएगी, वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इसके बाद भाई बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और अगला कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है भाई, एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का रिजल्ट अभी तो निकाला था, किसके इक्वल था, हाफ CV²। और वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम को हम दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन का केस ले सकते हैं, किस की, एरिया इंटू लेंथ, A इंटू D का कंसेप्ट ले जा सकता है, वेयर D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू प्लेट्स। तो यहाँ पर देखिए भाई अब C की बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी हमने फार्मूला निकाला था, C = ε0A/D आया था भाई। ये C की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये रिज़ल्ट आपका यहाँ से शिफ्ट होकर किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ C की जगह पर ε0A/D, और साथ में क्या है भाई V², और नीचे क्या आ रहा है भाई A/D। यहाँ से देखिए अब A से A कैंसिल, और यहाँ पर देखिए भाई V²/D² बच गया, इट विल बी हाफ ऑफ ε0V²/D²। अब एक रिलेशनशिप आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, E = -dV/dr। उसके बेस पर अगर आप
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, E=V/D ले सकते हैं। तो जहाँ V/D आ रहा है उसकी रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास ε0 E², ये आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया आपके पास ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद रखें, ये फार्मूला हाफ ऑफ ε0 इंटू E²। इसके बाद भाई अब इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कैपेसिटेंस की वैल्यू एक तो पीछे आपने पढ़ी थी, जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी फार्मूला बताया था ε0A/D, इसको आप डेराइव कर चुके हैं। अब ये वैल्यू कब आई थी, जब दोनों प्लेट्स के बीच में हमने जो मीडियम लिया था वो क्या लिया था, वैक्यूम लिया था। अब अगर मीडियम वहाँ पर हम क्या ले लें, एक कंडक्टिंग स्लैब ले लें तो कैपेसिटेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लें तो उस कैपेसिटेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये दो कंसेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगला कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a conducting slab is introduced in between the plates। जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम की बजाय क्या रख दी जाए, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी जाए, तो उसमें उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या वहाँ पर होगा। मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लेकर चल रहे हैं, इसकी इस प्लेट पर तो कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके बीच में एक क्या रख दी, कंडक्टिंग स्लैब रख दी। कंडक्टिंग स्लैब रख दी तो देखिए बाई चार्ज इंडक्शन इस पर जब हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इस कंडक्टर की इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, नेगेटिव, और इस पर नेगेटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। अब देखिए एक तो इन दोनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा था, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करवाते हैं हम किस चीज़ से, E0 से। और E0 की डायरेक्शन क्या रहेगी भाई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर इस कंडक्टिंग स्लैब की बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहा है, नीचे, नेगेटिव चार्ज कहाँ रहा है, ऊपर। तो इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो कहाँ से कहाँ रहेगी, अपवर्ड साइड में। लेकिन एक कंडक्टर में तो फिर आपने रिज़ल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आया था, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, इक्वेट कर देता है। वो आप वैल्यू निकालते हैं E=E0 - EP, और E0 और EP अगर इक्वल आ जाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो अब इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें वही दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन सी, C क्या कंसेप्ट पढ़ा है आपने, Q/V। तो अगर V का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाए तो फिर ये वो V का रिज़ल्ट इस फार्मूले में पुट करके C का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अब C यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो अब वैक्यूम में नहीं लिया जा रहा, वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में लिया जा रहा है, तो उसको आप Cm से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Cm की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अब V का रिज़ल्ट
वही रिलेशनशिप कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बीच में जो रिलेशनशिप आया था E = -dV/dr। तो उसके बेस पर अगर यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हम कितने लेकर चल रहे हों, d लेकर चल रहे हों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर इसकी बात करें तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो चुका, तो इसलिए अब इसका तो इस पोर्शन का तो कोई रोल नहीं रहा। अब मान लीजिए इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस हम कितने लेकर चल रहे हों, T लेकर चल रहे हों, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस है वो कितनी है, T है। तो अब देखिए, अब ये इस पोर्शन का तो हिसाब हो चुका है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ चुका। अब इसको छोड़कर जो पोर्शन बच गया, इसको छोड़कर कौन सा बचेगा, ये विड्थ d थी, ये t थी, तो इस d में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी बचा हुआ पोर्शन वही तो रह गया। अब उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है वो कौन सा है, हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बेस पर जो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी E0 × d-t। d-t का कंसेप्ट आपको समझा दिया। ये विड्थ थी दोनों प्लेट्स के बीच की, और उसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया इसकी थिकनेस कंडक्टिंग स्लैब की, और बाकी बची हुई d-t और E0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कौन से रिलेशनशिप के बेस पर, v = E × d। अब यहाँ पर E0 की अगर बात करते हैं तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपको कई बार बताई जा चुकी है, वो किसके इक्वल होती है, σ/ε0, और साथ में क्या आ जाएगी, d-t। अब सिग्मा तो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो Q/ε0A, और ये आ जाएगा d-t। ये v की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो Cm की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Q/Q × d-t, और A का ε0 का चला जाएगा भाई ऊपर। देखिए Q से Q कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, इट विल बी ε0A/d-t। या यहाँ पर d कॉमन लेंगे तो ε0A/d × 1 - t/d ले सकते हैं। अब ε0A/d तो क्या था, ε0A/d ये हमने निकाला था जब वैक्यूम का केस लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू Cm की वैल्यू, यहाँ अगर ε0A को हम C0 से रिप्रेजेंट करें, ε0A/d को C0 से रिप्रेजेंट करें, तो इसको लिखा जा सकता है Cm को C0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 1 - t/d। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो रेशियो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, ε0/d-t। अगर आप एलसीएम लेंगे तो d ये आ जाएगा। अब ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, d में से कुछ न कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो छोटी वैल्यू आई। छोटी वैल्यू को जब आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो वो पॉइंटों में रिजल्ट आएगा <<1। जब ये वैल्यू <<1 है, ये वैल्यू स्मॉलर आ रही है, तो ये बताइए लार्जर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कंडक्टिंग स्लैब वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू को किसके साथ है, जब वैक्यूम का केस लिया था, तो उससे वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज when a conducting slab is introduced in between the plates। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। जब एक कंडक्टिंग स्लैब की बजाय एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric slab
slab is introduced in between plates, वही केस, दो प्लेट हमने ले ली, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर अब जो हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक पहला ही चैप्टर में आपको कंपैरिजन बताया था, कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ये चार्ज एक्वायर कर लेते हैं जब इनके अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो ये इनके अक्रॉस क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, और इसके इफेक्ट के कारण यहाँ पर ये चार्ज जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव है तो इस पर कौन सा आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे वही कहानी, यहाँ पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वही कहाँ से कहाँ रहेगा, ये ई नोट का केस रहेगा, और भाई ये अंदर वाला जो रहेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ई पी का केस रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही निकालते हैं, ई इट विल बी इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उसको यहाँ पर क्लियरली हम दिखा दे रहे हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। क्योंकि ई नोट डाउनवर्ड है, ई पी अपवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रही, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए, अगर इस रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का जब आप रिज़ल्ट निकालेंगे और कौन सा रिलेशनशिप का यूज़ करके, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, उस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, तो दो यहाँ पर पोर्शन बनेंगे। एक तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर के रीजन के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना आ रहा है, और एक बचे हुए रिमेनिंग पार्ट के कारण, क्योंकि कंडक्टर में तो ये पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया था, ज़ीरो आ गया था, इसलिए वो ये पार्ट वहाँ पर कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो रिजल्ट ये रहेगा, इसलिए इसका भी यहाँ पर रोल प्ले होगा और रेस्ट पार्ट का भी रोल प्ले होगा। तो रेस्ट पार्ट का तो वही पिछले वाले की तरह क्या आ जाएगा, ई नोट इंटू, अगर ये दोनों प्लेट से भी इसकी डिस्टेंस डी है और इसकी थिकनेस टी है, तो वही ई नोट इंटू डी माइनस टी आ जाएगा। वी की अगर बात करते हैं तो ई नोट इंटू डी माइनस टी आ गया, ये तो रेस्ट पार्ट के कारण। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोर्शन के कारण कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू प्लस ई इंटू टी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ही तो होता है, डिस्टेंस इसकी कितनी है, इक्वल टू इट्स थिकनेस, और वो कितनी है, टी। ये थिकनेस हम इसकी कितनी लेकर चल रहे हैं भाई, टी लेकर चल रहे हैं। तो देखो अब एक रिलेशनशिप होता है भाई इस रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और वो रिलेशनशिप आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से। वो किसके इक्वल होता है, ई नोट अपॉन ई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशनशिप पीछे भी आया था हमने, एक तो एफ नोट अपॉन एफ एम, रेशियो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when they are placed in vacuum to the force between same two charges when placed in a medium। एक रेशियो फिर हमारा किसके रूप में आता है, कैपेसिटेंस के टर्म के रूप में भी आप बता सकते हैं, के इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, सी एम अपॉन सी नोट। जहाँ पर सी एम हमारे पास किसी पर्टिकुलर मीडियम में कैपेसिटेंस की वैल्यू और सी नोट वैक्यूम में कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो उसके बेस पर ये दूसरा रिलेशनशिप आता है। और तीसरा रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के रूप में आता है, जो कि ई नोट अपॉन ई के रूप में, जहाँ ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई यहाँ पर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। तो इसके बेस पर आप इस ई को ई नोट की टर्म के रूप में चेंज कर सकते हैं, ई इधर ले आओ कि इधर ले आओ,
तो ई तो किसके इक्वल आ जाएगा, ई नोट अपॉन के। ये ई की वैल्यू इसमें रख दो तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू टी। अब इन दोनों में देखो ई नोट कॉमन आ रहा है भाई, ई नोट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये आ गया ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये किस चीज़ की वैल्यू चल रही है भाई, वी की वैल्यू चल रही है हमारी। अब ई नोट का वही रिजल्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब सिग्मा की वैल्यू वही चार्ज अपॉन एरिया इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू का फार्मूला था सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये वी की वैल्यू यहाँ रख दो। अब सी एम यहाँ पर रखें, ये मीडियम में हम ले रहे हैं तो सी एम किसके इक्वल आ जाएगा, इस क्यू अपॉन वी की जगह पर रख दो क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और भाई ये एप्सिलॉन नोट एक कहाँ चला जाएगा ऊपर, देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट और आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस इन दोनों में से देखिए टी कॉमन आ रहा है भाई 1 माइनस 1 अपॉन के। ये सी एम की वैल्यू आ गई भाई। यहाँ पर भी ये वैल्यू, यहाँ पर डी में से कुछ न कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक वैल्यू आप एप्सिलॉन नोट सी नोट जो कर रहे थे एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी के साथ जब आप कंपेयर करेंगे, इसमें तो डी आ रहा था, इसमें से डी में से कुछ न कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है ये वैल्यू इस वैल्यू के कंपैरेटिवली स्मॉल होगी और ये स्मॉल होगी तो ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन में है तो ये क्या होगी, लार्ज होगी। तो इसके बेस पर चाहे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करें, चाहे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करें, दोनों ही केसेस में कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। कौन से केस के कंपेरेबल है, जब उन्हीं प्लेट्स के बीच में हम मीडियम क्या लेकर चलते हों, वैक्यूम लेकर चलते हों। तो ये डिफरेंट केसेस भाई हमने किस चीज़ के डिस्कस किए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा के रिजल्ट निकाला और दूसरा केस यहाँ पर निकाला किसका, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा के।